दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले देश, लेकिन सबसे पहले देश में वो कौन सा मुद्दा है जो इस देश के मर्म से जुड़ा हुआ है? भारत जोड़ो और उसके जरिए घृणा और नफरत की भाषा जो राजनीतिक सत्ता ने खड़ा की, क्या उसके आसरे लोगों की जरूरत और इस देश की जरूरत बंधी हुई है? यकीनन बंधी हुई है। ज्ञानव्यापी मंदिर और काशी से लेकर मथुरा तक की लकीर क्या इस देश की जरूरत से जुड़ी हुई है? यकीनन जुड़ी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कब होगी और दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी से निजात कब मिलेगी, क्या यह देश की जरूरत से जुड़ी हुई है? यकीनन जुड़ी हुई है। तमाम राजनीतिक दल संसद में हो या सड़क पर हो, जिक्र हमेशा यही करते हैं कि सबसे पहले देश, और देश का मतलब इन मुद्दों में इस देश को उलझाकर क्या इस देश को लेकर बड़े बड़े निर्णय कुछ इस तर्ज पर लिए जा रहे हैं कि लोग ऐसे मुद्दों में उलझते चले जाएं। राजनीतिक तौर पर सड़क पर धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सब कुछ नजर आएगा और यही टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगेगा भी। आज ही पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का जिक्र बीजेपी कर रही है, वही बीजेपी जो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता में है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार दे पाने की स्थिति में वह आ नहीं पाई। लेकिन बावजूद इसके आपको इसमें उलझना होगा। ज्ञानव्यापी मंदिर में को लेकर सुनवाई होगी, आपको यह जानना होगा। इस देश के भीतर में अलग अलग मुद्दों के आसरे क्या इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक लॉजिस्टिक का जिक्र आज आपसे किया जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह देश उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इस देश के भीतर में रोजगार भी मिले, उत्पादन भी हो, इस देश में व्यापार भी चले और कारोबार भी होता चला जाए। इस देश का पेट उसी रूप में भरे जहां पर इस बात का जिक्र हो कि हां, इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सरकार लगी है। लेकिन सरकार ने तो इतने सारे मुद्दे आपके सामने खड़े कर दिए हैं और उन मुद्दों के आसरे आप उसमें उलझते चले जा रहे हैं। तो फिर देश का सच क्या है? देश का सच यह है कि जब आप इन मुद्दों में उलझ जाते हैं, उस दौर में सरकार कुछ बड़े बड़े निर्णय लेती है। ऐसे निर्णय जो आने वाले वक्त में किसी की भी सरकार हो, इस देश की आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक स्थितियों को वह सीधे प्रभावित करेगी। यानी राजनीतिक निर्णय आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों को अगर प्रभावित कर रहे हो तो फिर वो कौन से निर्णय है और सरकार इसमें उलझाकर वो कौन से निर्णय ले लेती है। शुरुआत आज हम करते हैं 7 सितंबर। राहुल गांधी निकले कांग्रेस की टोली के साथ पदयात्रा करने के लिए। नारा है भारत जोड़ो, और उसी दिन दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में यह तय किया जाता है कि इस देश में जो रेलवे की जमीन है, उस जमीन को अभी तक 5 साल के लिए किसी को लीज पर दिया जाता था, और 5 साल के पीछे सोच यह थी कि हर संसदीय चुनाव जो 5 साल में होते हैं, उसमें आने वाले वक्त में जो भी सरकार होगी, वो सरकार, चूंकि रेलवे भारत की रीढ़ है और उस रीढ़ के आश्रय इस देश की इकोनॉमी ही नहीं, लोगों की आवाजाही भी जुड़ी हुई है, और रेलवे के पास बहुत जमीन है जो उसके रेल लाइन के किनारे पड़ी हुई है। उसका उपयोग कैसे हो, लेकिन हर 5 साल के बाद हर सरकार निर्णय ले सकती है। तो इस सरकार ने निर्णय लिया कि सबसे पहले तो ये 5 साल इसको मिटा दीजिए, और कैबिनेट की बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि अब 5 साल की लीज नहीं देंगे, अब 35 साल की लीज देंगे। और जो शुल्क लिया जाता है जब आप जमीन लेंगे और उस पर जो बिड लगाई जाएगी, उस पर जो शुल्क लिया जाता था 6%, अब उसको घटाकर हम 1.5% कर रहे हैं। कोई भी सोचेगा, और इस बात की जानकारी मंत्री के जरिए भी निकल कर आई कि दरअसल इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेलवे की जमीन पर खड़ा होगा, वहां स्कूल बनेंगे, वहां पर अस्पताल बनेंगे, लेकिन क्या ये वाकई बनेंगे या बताया जा रहा है? सच क्या है? दरअसल इस देश का सबसे बड़ा सच यह है कि यह देश जिस लॉजिस्टिक से चलता है, उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सरकार ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने वो सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया है, अपने कॉरपोरेट मित्रों को सौंप दिया है। मसलन इस देश के लगभग 17 बंदरगाह
एक कॉरपोरेट मित्र के पास हैं, उसी कॉरपोरेट मित्र के पास इस देश के 7 बड़े हवाई अड्डे भी हैं। सवाल अब उसके बाद था कि रेलवे भी अगर उसके हवाले कर दिया जाए, या रेलवे की जमी के जरिए जो कॉनकोर है, जो कि इस देश में कंटेनर की आवाजाही करता है, यानी माल एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है, अगर उसको रोक दिया जाए चंद सेकंड के लिए भी, अगर बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे तीनों पर अगर किसी एक का कब्जा हो जाए और रेलवे से जुड़े हुए कॉनकोर को भी सरकार चूंकि बेचना चाहती है, कोई खरीदार इसलिए नहीं क्योंकि रेलवे की जमीन को बेचे कौन, और रेलवे की जमीन को लेकर सरकार जो 5 साल की लीज देती है, तो 5 साल के तहत कोई कैसे अपना व्यापार बढ़ा पाएगा। सरकार ने कहा हम इसमें खुली छूट देते हैं, अब 35 साल के लिए आप लीज ले लीजिए। हुआ क्या? सवाल यहां सबसे बड़ा आपके जहन में होगा, अच्छा इस दौर में खुदरा महंगाई दर भी तो बढ़ गई है, वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई बढ़ने के पीछे जो सामानों की आवाजाही होती है उसकी क्या भूमिका होती है? वह रेलवे के जरिए हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो सामान भारत में लाया भी जाता है, यानी आयात भी किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है, उसकी कीमत भी कैसे बढ़ती है? सरकार ने अपने हाथ से चीजें अपने प्राइवेट दोस्तों के हाथ में सौंपनी शुरू कर दी। यानी इस देश की पूंजी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाकर इस देश को एक वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य के तहत लोगों को राहत और रियायत देना चाहती थी, उसको हटाकर अब पूरे तरीके से सब चीजों का मोनेटाइजेशन कीजिए, उससे आप मुनाफा बनाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाथ में ले लीजिए। अनाज की कीमत 1 महीने के भीतर में लगभग 5% बढ़ गई, महंगाई दर 7% पहुंच चुकी है, अनाज लगभग 10% तक महंगा हो गया है, दूध लगभग 6.5% है, फल जो है लगभग 7.5% है, दाल जो है वो लगभग पिछले महीने की तुलना में इस बार 2.5% और बढ़ गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारा था वह सिर्फ 2.4% हो पाया, यानी पिछले महीने की तुलना में 10% नीचे आ गया। इन सब से इस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का क्या लेना देना है? असल खेल यहीं से शुरू होता है। और इस खेल का मतलब यह है कि जब कोई कंपनी इस देश में लॉजिस्टिक भी अपने हाथ में लेती है तो वो सब कुछ लेती है, सामानों की आवाजाही नहीं, वो कस्टम क्लियरेंस भी कराएगी। इस देश के भीतर में अगर आपको स्टील के कॉइल्स बेचने हैं, अगर गाड़ियों की आवाजाही इधर से उधर करनी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई माल मंगाना है, उसको भारत के बाजार में बेचना है, या आपके जहन में सीमेंट आए, जो भी प्रोडक्ट आए, अगर सब कुछ इस देश के प्राइवेट हाथों में है और वह अपने हिसाब से कीमत लगा रहा है, तो फिर क्या होगा? सरकार देख रही है कि दरअसल हमने जो लीज पर 35 साल का निर्णय लिया है और जो शुल्क है 6 से घटाकर 1.5% किया है, अब जो है कॉरपोरेट सेक्टर उसमें घुसेगा, प्राइवेट सेक्टर घुसेगा और हमको 30,000 करोड़ का लाभ हो जाएगा। 30,000 करोड़ का लाभ हो जाएगा और इसके समानांतर जो कॉनकोर जो बिक नहीं रहा था, जो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है नवरत्न के तौर पर जिसकी पहचान है, जो हमेशा से मुनाफे में रही है, अभी भी मुनाफे में है, उसको बेचने का प्लान सरकार ने बना लिया कि उसके जरिए पैसा आएगा। हम नहीं चला पाएंगे, आने वाले वक्त में हम रेलवे भी नहीं चला पाएंगे, तो रेलवे से जुड़े हुए सारी चीजों को हम प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दें। इस देश के भीतर में 43 रेलगाड़ियां जो कि कार्गो के तौर पर है, जो कंटेनर को ढोती है, वह अडानी साहब के पास है। लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि जो लॉजिस्टिक काम इस देश के भीतर में करते हैं, रिटेल के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, बल्क ट्रांसफर के क्षेत्र में, इस देश के भीतर में जो लिक्विड होता है, चाहे वो ऑयल के तौर पर हो या फिर ऑटो हो जो गाड़ियों के तौर पर हो, अनाज हो चाहे गेहूं और चावल के तौर पर हो, जो भी जहन में आ रहा है वो सारा काम एंड टू एंड किसी एक कंपनी के पास है, जो इससे पहले भारत सरकार के पास होता था। और भारत सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थितियों को देखकर निर्णय लेती थी।
लेकिन 7 सितंबर को कैबिनेट ने बैठक में कहा जी नहीं, अब रेलवे की जमीन भी हम रिलीज कर रहे हैं और इस रूप में रिलीज कर रहे हैं। अगला सवाल यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो स्टील कॉयल का हमने जिक्र किया, लिक्विड कार्गो जिसमें गैस भी आ जाएगा, कोयले का जिक्र होगा, लाइमस्टोन का जिक्र होगा, आयरन ओर का स्टील होगा, यानी इस देश के जो भी खनिज संसाधन है वह राज्यों के पास हो या केंद्र सरकार के अधीन हो या किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, लेकिन उसकी पूरी आवाजाही भारत सरकार अपने से जिम्मा झाड़ चुकी है। मार्च 2023 तक इस देश के भीतर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जो कॉरपोरेट और जिसके हाथ में ये पूरा एंड टू एंड जो लॉजिस्टिक होता है वो होगा जो कॉनकोर है, वो दरअसल कंटेनर के जरिए जो माल इस देश के भीतर में इधर से उधर पहुंचाता है, 70% लॉजिस्टिक उसके पास है, लेकिन एक झटके में वह भी शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर फिर 2-3 सवाल आपके जहन में और आएंगे। इससे क्या होगा तो सारी चीज देश के भीतर ही हो रही है, यकीनन देश के भीतर हो रही है, लेकिन हमने आपसे एक सवाल जोड़ा, इस देश में महंगाई भी मुद्दा है ना, बेरोजगारी भी मुद्दा है ना। जो जिक्र बार बार निकल कर आता है कि अगर सरकार के अधीन कोई इंडस्ट्री चल रही होती है तो उसमें मुनाफा कम देखा जाता है बनिस्पत लोगों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और ग्रोथ रेट जो है उसकी ठीक बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। इसीलिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता सौंपते हैं गवर्नेंस को चलाने के लिए, लेकिन मौजूदा वक्त में उसकी परिभाषा बदल दी गई। लगा जैसे देश कोई कंपनी है और उसमें आपने प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि किसी सीईओ को नियुक्त किया है जो देखेगा कि मुनाफा कहां से मिल पाए, कैसे मिल पाए। उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि इस देश के लोगों की स्थितियां कौन सी है, उसको तो उलझाना है नफरत, घृणा, बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग जगहों पर कहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, कहां पर, इसमें वो फंसता चला जाए। लेकिन देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आने वाले वक्त में भी रहेगा, किसी की सरकार रहे या बदल जाए, उसको कैसे कोई चलाएगा, यह एक अलग सवाल इसके पैरेलल में आकर खड़ा हो गया। यहां पर एक कॉन्कोर के बारे में एक चीज जान लीजिए। इसको जब खड़ा किया गया था, यह सोचकर खड़ा किया गया था, 83 करोड़ रुपए भारत सरकार के लगे थे, यानी इस देश के लगे थे 1988 में। 1988 का मतलब हो गया लगभग 34 साल। इन 34 सालों में इन्होंने बड़ा काम किया कॉन्कोर ने। इस देश के भीतर में रेलवे से जोड़कर टर्मिनल्स बनाने शुरू किए, 61 डिपो बनाए जिसमें से 25 डिपो रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं। टर्मिनल्स तकरीबन इस देश के भीतर में जो काम कर रहे थे उन टर्मिनल्स में लगभग 83 टर्मिनल्स में से लगभग 43 टर्मिनल रेलवे की जमीन पर बने हुए हैं। इसकी जो लागत है वो 25,000 करोड़ की है, जो नेट वैल्यू है वो तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए की है, 32,000 करोड़ की है, सॉरी। इसमें अलग अलग तरीके से लगभग 10 लाख लोग कार्यरत हैं। अब लौटिए रेलवे की जमीन को लेकर, जब निजी हाथों में दिया गया तो मंत्री जी ने जानकारी दी कि लगभग 1,20,000 करोड़ को नौकरी मिलेगी। वो ये भूल गए कि दरअसल इस प्रक्रिया में ये 10 लाख लोग जो नौकरी कर रहे हैं, इसमें से सिर्फ 1,500 लोग हैं जो कि परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। बाकियों की नौकरी एक झटके में उस स्थिति में आकर सिमट जाएगी जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस मायने रखेगा एक कंपनी के लिए। और उस कंपनी के मातहत भारत का एवरेज ये है कि पब्लिक सेक्टर से जब कोई चीज प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होती है तो रेशियो जो रहता है वह 1:12 का रहता है, यानी 100 लोग वहां काम कर रहे थे, वो घटाते 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 12 लोगों पर आ जाता है। इसीलिए भारत में रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है, पैसा पैदा हो रहा है, पैसे से कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है, इस देश की गरीबी दूसरी तरफ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। यानी जिस दौर में हम अलग अलग मुद्दे से उलझे, उस दौर में हम आपसे कॉन्कोर का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि देश के 11 बड़े बंदरगाहों से जो रेलवे और एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, उसमें 7 बड़े एयरपोर्ट बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वह अडानीज के पास गए। 11 बड़े बंदरगाह जहां से सिस्टमेटिकली इस देश के भीतर में आवाजाही हो, लेकिन रेलवे चूका हुआ था। अब अगर वो उसकी जमीन पर न्यू लैंड लाइसेंसिंग फीस पॉलिसी जब बना दी गई है और शुल्क भी कम कर दिया गया, लीज की अवधि भी बढ़ा दी गई, तब यहां से अगला सवाल आया कि कॉरपोरेट अब इसमें बिड लगाए। और कॉन्कोर को अगर खुद को नहीं बेचना है तो वह उस सामान्य तौर पर टैक्स की प्रक्रिया में निकल कर आए जो उस बिड के साथ में हो, यानी आपको भी काम करना होगा
प्राइवेट तौर पर, आप भूल जाइए कि अब आप सरकारी हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है, पहला सवाल आपके जहन में ये तुरंत आ रहा होगा कि अच्छा ऐसे निर्णय ले लिए गए। सवाल सिर्फ रेलवे की जमी का नहीं है। इस देश के भीतर के जो 12 अलग अलग मंत्रालय हैं, जिसमें माइनिंग भी है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन भी है, जिसमें रेलवे तो है ही, जिसमें रोडवेज भी है, उसको लेकर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक को लेकर क्रिएट किया गया है, एक झटके में ये 72% लॉजिस्टिक प्राइवेट हाथों में होगा। यानी कोई अगर चाहे इस 72% लॉजिस्टिक के साथ एक झटके में इस देश को ठहरा देना तो वो ठहरा सकता है। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में भी और हमारे सहवान में भी है, क्या बचा? पार्लियामेंट ही तो बची है। उस पार्लियामेंट के भीतर जब विपक्ष कहता है हमको बोलने नहीं दिया जाता है, इसलिए हमको जनता के बीच जाना होगा, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में क्या पार्लियामेंट जा सकती है? आप कहेंगे नहीं जा सकती। हमारी टीम ने उसका भी एक हिसाब किताब निकाला और कहा कि पार्लियामेंट के भीतर बीते 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आवर के दौरान उठे हैं, उसमें से लगभग 67% क्वेश्चन कॉरपोरेट की जरूरतों से जुड़े हुए थे। यानी अलग अलग कॉरपोरेट के नुमाइंदे भी राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो चुन कर आते हैं। उनके पीछे स्पॉन्सरशिप जो है वह कॉरपोरेट की ही रहती है। तो पार्लियामेंट के भीतर हमने चुना है अपने नुमाइंदों को जो सरकार के तौर पर मौजूद हैं, और सरकार को इस देश के संविधान द्वारा जो लोगों को हक मिले हुए हैं उसके अनुसार गवर्नेंस को सामने लाना है। लेकिन एक झटके में चीजें बदल दी गई और कहा गया नहीं नहीं, हमसे ये चीजें बिजनेस के तौर पर नहीं होगी, बिजनेस तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए, हम क्यों चलाएंगे? तो हम सारी चीज उसको सौंप रहे हैं, हम सिर्फ निगरानी रखेंगे। और निगरानी का मतलब यह है कि हम जिन चीजों को उसको देंगे उसकी एवज में वो हमको क्या देगा, यह एक अलग किस्सा है। क्योंकि जो कीमत लगाई जा रही है कि हम लगभग 30.8% स्टेक बेचेंगे, उस स्टेक की कीमत है 14,126 करोड़, क्योंकि भारत सरकार के पास कॉन्कोर का 54.8% है, तो 30.8% दे देंगे किसी और को। जिसको भी देंगे उसमें जो बिड लगाने वाला शख्स कौन होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 14,126 करोड़ ये अंक इसलिए ध्यान में रखिए क्योंकि इसके समानांतर जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कॉन्कोर की अपनी स्थिति क्या है और उसके पास जो टोटल एसेट है आज की तारीख में वह लगभग 12,194 करोड़ के बताए गए। अब उसके भीतर का सच यह है कि वहां पर जितनी बड़ी तादाद में 2014 में जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट घटते घटते 2022 में जब बिकने की स्थिति आई तो आधा क्यों हो गया। हम कॉन्कोर का जिक्र उदाहरण के तौर पर कर रहे हैं, बाकियों का भी जिक्र करते हैं आपके सामने। आप सोचिए कि टोटल इनकम जो थी 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे 5,944 करोड़ रुपए, आज इनकम बताई गई 6,670 करोड़ रुपए। उस समय जो प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स यानी टैक्स देने के बाद जो ओवरऑल जो प्रॉफिट आता था वो था 1,047 करोड़ रुपए, आज वो घटकर हो गया है 503 करोड़ रुपए, आधे से भी कम हो गया प्रॉफिट। और इस प्रक्रिया में इस देश के भीतर में लगभग 23 पीएसयूज एक लाइन में खड़े हुए हैं। 11 मंत्रालय से जुड़े हुए जो अलग अलग प्रोजेक्ट को सरकार निजी हाथों में देने की दिशा में बढ़ रही है, वह इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इस देश की लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। यानी जिस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए या जो सरकार के मातहत चीजें चलनी चाहिए, अगर वह भी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। इसको और आसानी से समझना है तो ऐसे समझिए कि पीने का पानी अगर प्राइवेट हाथों के चला जाए और वो बोले कि हम इतना पानी इतने पैसे में बेचेंगे, तो आप क्या कर लेंगे? जो बोतल बंद पानी के साथ इस देश में होता है, महंगा होता चला गया। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बोतल बंद पानी के साथ हो गया। और हमारा जो नल से जल का पूरा प्रोग्राम था वह सिर्फ 50,000 करोड़ के भीतर अटका हुआ है और राज्य दर राज्य चल रहा है, किसी राज्य में पूरा नहीं हुआ। एक राज्य का जिक्र हो रहा है कि हमने गोवा में पूरा कर लिया है, बिहार में भी कितना परसेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितना, मध्य प्रदेश में कितना, ये दूर की गोटी। और उस नल में से जल कब आएगा यह भी दूर की गोटी है। तो इसको इस रूप में समझिए कि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हर जरूरी चीज इस देश के निजी हाथों में होंगे तो आप उसके जरिए
आपको जो भी खरीदना होगा उसके लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए रोजगार होना चाहिए, रोजगार के लिए इस देश के भीतर में इंडस्ट्रीज चलनी होंगी, प्रोडक्शन बढ़ना होगा। लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन हो गया, उत्पादन कम हो गया, लोग बाजार में जा नहीं रहे हैं, डिमांड हो नहीं पा रही है। एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर लोगों के सामने सवाल है कि जो भी जमा पूंजी है उसी को निकाल के जिंदगी जी लो। तो यह जब स्थिति देश के 11 मंत्रालयों से होती हुई रेलवे को भी अपने ग्रैप में ले चुकी है, तो उसके बाद रास्ता क्या है? शायद इसीलिए इस देश के भीतर में मौजूदा सरकार के वक्त आप ये मत कहिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कॉरपोरेट है। दरअसल ये इजादेदार या कहें आप जमींदार हैं जो सरकारों के जरिए पैदा किए हुए हैं, क्योंकि इनका कोई प्रोडक्शन इस देश को चला रहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका जो माल है उसको बेचने की प्रक्रिया में जिसके पास पैसा है वो खरीद ले तब तो ठीक है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। और उसमें वह कीमत खुद तय करता है। जो किसान सवाल उठाते थे ना कि हम जब अनाज पैदा करते हैं तो हमको कीमत तय करने दीजिए, सरकार ने कहा नहीं, ये बेसिक जरूरत है इसलिए नहीं संभव है। तो बेसिक जरूरतों को लेकर उत्पादन इस देश में कौन सी इंडस्ट्री कर रही है, आपके जहन में कोई नाम नहीं आएगा। तो क्या पूरी इकोनॉमिक ढांचे को इस दौर में फेल कर दिया गया है? और इकोनॉमिक ढांचे को फेल करने के साथ इस देश को जानबूझकर ऐसे ऐसे मुद्दों में उलझा दिया गया है जहां इस देश के सच से लोग वाकिफ ना हो पाए। शायद ये है, शायद इससे आगे की परिस्थिति है, शायद इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आश्रय इस देश में आर्थिक दोहन करने की ताकत सत्ता ने अपने हाथों में ले ली है और अपने कॉरपोरेट मित्रों के जरिए उस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को उस कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। जिसके पास पूंजी होगी वह चुनाव में आए, जिसके पास नहीं होगी उसकी जमानत जब जो जहां से जमा करता है वह भी करे। तो राजनीतिक खांचे में सरकार ने यूं ही जिक्र नहीं किया कि हम 50 साल रहेंगे, उसके साथ इस बात की भी कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो चली है कि दरअसल 35 साल का लीज तो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है वैज्ञानिक तौर पर 100 बरस तो जिए जा सकते हैं, तो तब तक तो हमारी सत्ता रहेगी और हमारी सत्ता रहेगी तब तक आप लीज पे रहिए, जब कोई आएगा बदलेगा तब देखेंगे। तो क्या भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी और डिसीजंस जो इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, अब वह राजनीतिक तौर पर निर्णय लेते हुए सत्ता को बनाए रखने के लिए इस देश को एक लिहाज से शिफ्ट किया जा रहा है। यानी वेलफेयर स्टेट तो खत्म हो गया, क्योंकि वेलफेयर स्कीम से अब लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है, उन्हें कुछ और जरूरतों की चीजें चाहिए और उसी जरूरत और उसी आक्रोश को राजनीतिक तौर पर साथ लाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी मैदान में है। कोई रेवड़ियां बांट रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, कोई जोड़ने का जिक्र कर रहा है, कोई तोड़ने की परिस्थिति में भी अपने ध्रुवीकरण की परिस्थिति को देख रहा है। अब इन परिस्थिति में आखिर में सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल, क्या यह देश कॉरपोरेट चला रहा है? क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता की महत्ता कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाना है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अधिकार नागरिकों के हैं, अगर उसको भी छीनकर डाइवर्ट करते हुए अलग अलग मुद्दों के आश्रय सरकार उसको भी मोनेटाइज करके राजनीतिक तौर पर फंडिंग अपने लिए लेती है और कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाती है, तो क्या यह संविधान के अनुकूल है या संविधान को खारिज किया जा रहा है? और तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में यह कैसे संभव है कि देश की माली हालत, और माली हालत का मतलब इस देश के 80% लोगों की अर्थव्यवस्था अगर नीचे जा रही हो, तो इस देश के 100 लोगों की कीमत क्यों बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? और वो पूरी पूंजी अगर इसी देश की है तो ये देने वाला शख्स इस देश का प्रधानमंत्री होगा या उनका मैनेजर होगा? इन परिस्थितियों में अध्ययन कीजिए और सोचिए और समझिए आपके लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है और आप कहीं उलझ तो नहीं गए या उलझा तो नहीं दिए गए और उसके बाद निर्णय दर निर्णय हो रहे हैं जिस पे सरकारी मोहर लग रही है। इसका मतलब है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनली सही पॉलिसी है। इस बात का जोर है बिना शोर शराबे के। शोर शराबा मुद्दों के आश्रय कहीं और है,
टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ और है, अखबारों में कुछ और लिखा जा रहा है, लेकिन इस देश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की स्थिति सरकार किसी और को सौंपती चली जा रही है। मतलब क्या है इसका? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।